नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो आपका पहला पेपर है 28 तारीख को, वही आपका कृषि सस्य विज्ञान भाग 1 है। ठीक है, तो उसका जो मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश बोर्ड ने जारी किया है, उस मॉडल पेपर को इस वीडियो में हम संपूर्ण हल करेंगे। ठीक है, चूंकि ये मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है आप छोड़ रहे हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। ठीक है, चलिए यहाँ पर पेपर शुरू करते हैं। ये सारी चीजें तो आप जानते ही होंगे। सीधे हम यहाँ पे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए सबसे पहली बात ये बता दूं कि 5 आपको एमसीक्यू आते हैं जिनका एक एक नंबर आपको मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला एमसीक्यू है, गेहूं की बौनी जातियों के जनक जो फादर ऑफ ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट है, तो वो कौन है? वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, और फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड भी यही है। फिर बुआई की श्री पद्धति किस फसल के लिए संस्तुत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धान। वो एसआरआई मतलब होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये धान के लिए संस्तुत है। इसके बारे में कंप्लीट कुछ जानकारी हम आगे देखेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आई हुई है। फिर गन्ने पकने पर ब्रिक्स का जो प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए? जो कुल विलेय लवण या टोटल सोल्युबल साल्ट होते हैं उनका कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो ये आपका 17% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ग का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है? ठीक है, तो जो खैरा रोग है ध्यान में रखना है, ये तो बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा है। ये आपका धान में लगता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो भी जिंक की कमी से लगता है और कमी इसके लिए हम जिंक सल्फेट यूज करते हैं 15 से 20 kg, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी बात सुनो, इसमें क्या है कि इसकी जो खोज है 1966 में वाई.एल. लेने प्रोफेसर थे पंतनगर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसको खोजा था। आगे देखिए निम्न में से कौन प्रमुख पोषक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्रमुख पोषक तत्व है। गंधक जो है ये प्रमुख पोषक तत्व नहीं है, तो इसको आप इस ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा। फिर देखिए 1 हेक्टेयर में बरसीम के बीज की मात्रा कितनी होती है? तो बरसीम जो है 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम यूज करते हैं। फिर संकर मक्का की 2 जातियां, तो यहाँ पर संकर मक्का की 2 जातियां पूछी हुई हैं। तो देखिए कौन कौन सी कर सकते हैं। गंगा 1 है, गंगा 101 है, गंगा 5 है, गंगा उसके बाद से आपका रणजीत है। ठीक है, तो ये 4-5 वैरायटी मैंने बताई, इसमें से आप कोई 2 लिख सकते हैं। फिर सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज, तो सरसों में जो है 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर जो ईल्ड आपको मिल जाती है। अगर चाहे तो 150 से 200 किलोग्राम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर 5वां है चने की उकठा रोधी प्रजाति का नाम, विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ ग्राम, तो उस वैरायटी का नाम ही है अवरोधी, तो इस वैरायटी का नाम अवरोधी हो जाएगा। ठीक है, चने की जो उकठारोधी वैरायटी है उसका नाम ही अवरोधी है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर आपका पूछा जा रहा है 6वां क्वेश्चन, आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर। आलू में कितनी बीज दर रखते हैं प्रति हेक्टेयर? तो एक रेंज आप याद रखेंगे 20 से 30 कुंटल, काफ़ी ज़्यादा इसकी ईल्ड होती है। 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर जो हम यहाँ पर आलू है उसको लेते हैं, क्योंकि ट्यूबर जो है कंद हम उसका लेते हैं। वही अगर टीपीएस से लगा रहे हैं तो टीपीएस लगाएंगे तो यहाँ पर कितना पड़ेगा? 100 से 150 ग्राम, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 20 से 30 कुंटल ही लिखना है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है जल क्रांता के 2 कारण लिखिए। तो क्या 2 कारण हो सकते हैं? जैसे कारण में जैसे अत्यधिक दुरुपयोग हो जाएगा, ज्यादा उसका मिसयूज कर रहे हैं। फिर अकुशल उपयोग, ये 2 कारण आप लिख सकते हैं। अकुशल उपयोग का मतलब है अनइफिशियंट यूज, और अत्यधिक दुरुपयोग का मतलब है कि एक्सेसिव मिसयूज। ठीक है, फिर 2 नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम, तो सबसे पहले तो आप यूरिया लिख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। इसमें कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? 46.6%। दूसरा का आप लिख सकते हैं डीएपी, चूंकि डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों पाया जाता है। ठीक है, 18% और 46 मतलब 16 और 48% के रेंज में पाया जाता है। ठीक है, एक और यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, ठीक है, एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया, ये भी एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, लेकिन इसको यूज नहीं करते, इसमें 82% नाइट्रोजन होता है। तो आप 2 लिखेंगे इस क्वेश्चन में, यूरिया और डीएपी। फिर एरोइंग से क्या तात्पर्य है? तो देखिए जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उसके इन्फ्लोरेसेंस को या पुष्पक्रम को एरो कहते हैं, तो जो उसका निकलना होता है उसको एरोइंग। तो इस क्वेश्चन में आप लिख देंगे कि गन्ने के पुष्पक्रम का निकलना एरोइंग कहलाता है। फिर हरी खाद वाली 2 फसलों के नाम पूछ रहा है, तो हरी खाद में जैसे आप सनई कर सकते हैं, ढैंचा कर सकते हैं, इसके अलावा सैंची है, फिर बरसीम है, ये सारी यहाँ पर फसलें हो जाएंगी। फिर आपका गन्ने का बीज शोधन, तो गन्ने का जो सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार या बीज शोधन करते हैं, वो 2 यहाँ पर मैं रसायन आपको बता देता हूँ। एक तो एक लाल है, एक लाल
और दूसरा लिख सकते हैं एरिटान। ठीक है, इन दो केमिकल से शुगर केन में हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों का आपको यहाँ पर वर्गीकरण लिखना है और किसी एक जो मुख्य पोषक तत्व है आपका उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको चचर नंबर देंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 12, 13, 14 चचर नंबर देगा, तो 12 नंबर का ये आपका लघु उत्तरीय होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका 12वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उनको सबसे पहले तो 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहले होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, इसको बोलते हैं बृहद मात्रिक पोषक तत्व, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसको बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो मैक्रो में फिर 3 ग्रुप्स आते हैं। पहला बेसिक, जिसको बोलते हैं आधारीय, तो बेसिक या आधारीय में 3 आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर दूसरा है प्राइमरी, प्राइमरी में 3 आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और सेकेंडरी यानी द्वितीयक, तो इसमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर वर्गीकरण में मैक्रो, फिर माइक्रो यानी बृहद, फिर सूक्ष्म। मैक्रो में बेसिक यानी आधारीय, उसमें CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर दूसरा प्राइमरी यानी प्राथमिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तीसरा सेकेंडरी यानी द्वितीय, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके अलावा जो भी बचेंगे 8 पोषक तत्व, वो सभी आपके माइक्रो हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरॉन और मोलिब्डेनम, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक, उसके बाद से क्या है, किसी एक मुख्य पोषक तत्व की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन की ही कर देते हैं, क्योंकि वही सबसे प्राइमरी में मेन पोषक तत्व होता है। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन का क्या होगा, तो देखिए नाइट्रोजन प्रोटीन और क्लोरोफिल का आवश्यक अवयव है, साथ ही साथ जीवन का मूल अवयव है। यह पहला पॉइंट लिख देंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, पौधों में गहरा रंग उत्पन्न करता है क्योंकि यह क्लोरोफिल का अवयव है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, पौधों में अधिक वनस्पति वृद्धि होती है, कल्ले भी अधिक निकलते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर आप लिख देंगे, नाइट्रोजन पत्तेदार सब्जियां जो लीफी वेजिटेबल होती हैं तथा चारे वाली फसलों यानी फोडर क्रॉप की गुणवत्ता रस जो क्वालिटी जूस होता है तथा गूदे को बढ़ाती है, पल्प को उसके। फिर 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, यह पौधे की फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम को शोषित करने की क्षमता बढ़ाती है। कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होगी प्लांट को, उसको बढ़ाएगा। अगला पॉइंट क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन द्वारा दानों और चारों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। फिर आप पॉइंट लिख देंगे, भूमि की जो उर्वरता होती है, सॉइल फर्टिलिटी, वो भी नाइट्रोजन बढ़ाता है। कमी के लक्षण क्या होगा नाइट्रोजन का, तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं तथा जड़ों की वृद्धि भी सीमित रह जाती है। दूसरी कमी, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तीसरा लक्षण, कल्ले कम निकलते हैं। चौथा, अधिक कमी से फूल कम आते हैं और अधिक उपज जो है, मतलब उपज जो है वो कम हो जाती है, दाने जो है वो भी सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। ठीक, तो ये आपका 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सॉरी 12वां हुआ। 13वें क्वेश्चन में है, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के सामान्य उपाय, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के कुछ जनरल मेजर क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उपायों में यहाँ पर कुछ चीज लिख सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो जल प्रदूषण उसको कैसे रोकेंगे, वाटर पोल्यूशन को, तो नदियों के किनारे स्थित कारखानों को हटा देंगे और मतलब जो अन्यंत्र कहीं और उस संयंत्र को या प्लांट को लगाएंगे। ठीक है, नदियों किनारे नहीं लगाएंगे ताकि वाटर पोल्यूट ना हो। फिर सीवर के गंदे जल को शहर से बाहर उपचारित करके ही नदियों में डालेंगे। मल को नदियों में बहाने के बजाय उसे खाद में हम चेंज कर लेंगे और फिर उसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा कारखानों में से निकले दूषित तथा जल अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में नहीं मिलाएंगे। सभी कारखानों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। मृत जीवों, चीता की राख तथा अस्थियों को नदियों में नहीं फेंकेंगे। ये सब जल प्रदूषण को रोकने का है। फिर वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय देखिए, वाहनों से उत्पन्न वायु प्रदूषण पर वैधानिक उपायों द्वारा नियंत्रण करेंगे। कुछ हम ऐसा कानूनी रूल बना देंगे। ठीक है, वाहनों में CNG ईंधन का प्रयोग करेंगे, न कि डीजल पेट्रोल का। ठीक, CNG रहेगा सही रहेगा, डीजल पेट्रोल रहेगा तो वो और ज्यादा पोल्यूशन करेगा। फिर क्या कर सकते हैं, जिन क्षेत्रों में अधिक वाहन चलते हो वहां सड़कें पक्की तथा चौड़ी होंगी। ठीक है, कच्ची सड़कों पर यथासंभव पानी छिड़कने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे धूल ना उड़े। ठीक है, और क्या है, जिन घरों में चूल्हा या अंगीठी जलती हो उनमें धुआं निकलने की उचित व्यवस्था हो कि धुआं ऊपर अच्छे से निकल जाए। यदि ठीक है, गोबर, मल, कूड़ा करकट आदि को आबादी से अलग दूर हम शहर में गड्ढों में डालेंगे। ठीक, फिर मृदा प्रदूषण जो सॉइल पोल्यूशन है उसको रोकने के उपाय देखिए, तो दहन क्रिया जो कंबसन होता है, दहन क्रिया द्वारा कूड़ा करकट को समाप्त किया जाना चाहिए। बची राख
का प्रयोग सीमेंट से मिलाकर ईंट बनाने के लिए किया जा सकता है। फिर क्या कर सकते हैं, फसलों पर छिड़के जाने वाले जो कीटनाशक होते हैं उनका प्रयोग कम से कम करेंगे एवं कीट रोगों का जैविक नियंत्रण करेंगे। और क्या है, औद्योगिक संस्थानों द्वारा अवशिष्टों को नष्ट करने का समुचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। ये सारे यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे सामान्य उपाय हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूरा हो रहा है। अब आगे हम देखते हैं क्या पूछा हुआ है। 14वां क्वेश्चन है, हरी खाद किसे कहते हैं? हरी खाद की फसलों के नाम लिखिए तथा इसके प्रयोग की विधि भी बताइए। 14वें क्वेश्चन में आपको हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योर के बारे में बताना है। तो हरी खाद के बारे में जो एक डिटेल्ड डिस्कस है वो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें से ही आप लगा देंगे तो आपका पूरा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रीन मैन्योर के बारे में क्या पूछ रहा है यहाँ पे। उसका परिभाषा पूछ रहा है, कौन सी फसलें यूज होंगी और विधि कौन कौन सी है उसको यूज करने की। देखिए परिभाषा यहाँ पर देखिए, ग्रीन मैन्योर की, सिंबी फसलों को खेत में उगाकर हरी अवस्था में ही मिट्टी पलटने वाले हरों से जोतकर दबाने पर गलने सड़ने के बाद जो खाद भूमि को प्राप्त होती है उसे हरी खाद कहते हैं। फिर से देखिए, सिंबी फसलों को खेत में उगाकर हरी अवस्था में ही मिट्टी पलटने वाले हलों से जोतकर दबाने पर गलने सड़ने के बाद जो खाद प्राप्त होती है उसे हरी खाद कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद से कौन कौन सी फसलें यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो सनई, ढैंचा, इसके अलावा आपका बरसीम है, फिर मुरैला है, सैंची है, ये सारी क्रॉप को हम यूज करेंगे। फिर प्रयोग की विधि कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें प्रयोग की विधि जो है कई सारी यहाँ पर विधियाँ होती हैं। जैसे फसल तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और प्रयोग की विधि जो है वो भी आप देखकर जो है लिख सकते हैं। क्रॉप सिलेक्शन इसका किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पर उर्वरकों का प्रयोग, हरी खाद की फसल को खेत में पलटने का सर्वोत्तम समय, वो चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपका इतना था। फिर देखिए, चने की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, चने की खेती के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका 15वें क्वेश्चन में। तो देखिए, चना जो ग्राम होता है, साइसर स्पीसीज, साइसर एराइटिनम आपके लेवल पे, उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है 15वां क्वेश्चन में। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। चने में क्या क्या आपको लिखना है, सबसे पहले तो भूमि एवं बीज दर लिखनी है। तो चने के लिए क्ले लोम जो सॉइल है वो अच्छी होती है, पीएच 5.5 से 7.5 के रेंज में रखेंगे। सीड रेट कितना पड़ता है बीज दर चने का, तो 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर पड़ता है। वहीं अगर काबुली चना लगा रहे हैं तो 80 से 100 केजी पड़ेगा। ठीक है, 20 केजी पड़ सकता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बोने का समय बीज शोधन। तो चूंकि चना क्या है आपका, किस ऋतु की है, ठीक है, रबी की है, रबी क्रॉप है। तो इसकी बुआई कब से, देखिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी हम सोइंग करते हैं, चूंकि रबी क्रॉप है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बोने का समय अक्टूबर नवंबर लिख सकते हैं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। फिर बीज शोधन या सीड ट्रीटमेंट किससे करेंगे, तो इसका सीड ट्रीटमेंट हम FIR मेथड से करते हैं। FIR का मतलब क्या है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और रोडेंटिसाइड, सॉरी राइजोबियम। तो फंजीसाइड में ट्राइकोडर्मा कल्चर यूज करेंगे। ठीक है, 6 ग्राम पर केजी सीड, या आप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम पर केजी सीड यूज कर सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम। इंसेक्टिसाइड में क्लोरपाइरिफास 4.5 ml पर केजी सीड यूज करेंगे। राइजोबियम 3 पैकेट 1 हेक्टेयर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बुआई का समय अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर आगे पूछ रहा है पर चने में एक प्रमुख कीट और उसका नियंत्रण। तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं आपको पर्ड बोरर या फली छेदक का बता देता हूं। तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है हेलिकोबार्पा अर्मीजेरा, और इसका लक्षण ये होगा कि ये पत्तियों को खा जाता है, बाद में मेफली जो फली होता है उसमें होल कर देता है, दाना भी खा जाता है। नियंत्रण में हम क्या करेंगे, बायोपेस्टिसाइड यूज करेंगे, BT जो होता है उसको यूज करेंगे 1 केजी पर हेक्टेयर, या NPV यूज कर सकते हैं 250 से 500 LE पर हेक्टेयर। ठीक है, या चाहे तो आप मेलाथियान डस्ट भी यूज कर सकते हैं 5% 25 केजी पर हेक्टेयर, या आप मोनोक्रोटोफास यूज कर सकते हैं। तो इन सभी में से कोई भी आप केमिकल यूज कर सकते हैं। फिर 15वें में भी या करके दिया है अम्लीय मृदा के बारे में। इसमें आपको एसिडिक, अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा बनने के कारण और सुधारने के उपाय। तो परिभाषा, कारण बनने की और सुधारना, ये 3 चीजें पूछा, ये तीनों बता देता हूं। देखिए अम्लीय मृदा की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, देखिए जब कोलाइडी सम्मिश्र पर एवं मृदा विलयन में OH आयनों, ठीक है, OH माइनस आयनों की अपेक्षा H+ आयनों की अधिकता हो जाए। ठीक है, कौन सी मृदा अम्लीय मृदा होती है, देखिए जिस मृदा में OH माइनस आयनों की अपेक्षा H+ आयनों की अधिकता होती है तथा जिसका pH 7 से कम होता है उसको अम्लीय मृदा कहते हैं। ठीक है, OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन की अपेक्षा H+ यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो उसकी अधिकता होगी और pH 7 से कम होगा। ठीक है, फिर बनने के कारण कौन कौन से हैं, पहला है आर्द्र जलवायु, दूसरा है अम्लीय चट्टानों से मृदा का निर्माण, फिर तीसरा है यहाँ पर आपका
अम्लीय उर्वरकों का अधिक समय तक मृदा में प्रयोग, ठीक है। उसके बाद से क्या है आपका यहाँ पर और भी है, जैसे इस अम्लीय वर्षा हो गई, सूक्ष्म जीवों की क्रिया, तो ये सारी चीजें हैं आपकी कारण। सुधारने के उपाय क्या करेंगे, तो चूने का प्रयोग कर सकते हैं, क्षारीय उर्वरक जैसे आपका सोडियम नाइट्रेट है वो यूज कर सकते हैं, जो अम्लता रोधी फसलें हैं उसको उगाएंगे, जैसे धान, जई, अलसी, आलू, शकरकंद, टमाटर, गन्ना वगैरह है, और अच्छे तरीके से यहाँ पर ड्रेनेज करेंगे यानी जल निकास करेंगे। फिर 16 क्वेश्चन है, मूंगफली की खेती का वर्णन करना है, ठीक है। तो मूंगफली में आपको सबसे पहले संस्तुत जातियां, कुछ इसकी स्पीसीज जो है वो आपको लिखना है, मूंगफली यानी अरेकिस हाइपोजिया की। तो स्पीसीज में जैसे आपकी मूंगफली में 2 टाइप की होती है, ठीक है। सबसे देखिए स्पीसीज वैसे ही बताता हूँ, फैलने वाली में देखिए टाइप 25, टाइप 28, चंद्रा, विक्रम, DG1, अंबर, मूंगफली 13 और मूंगफली 37, ये फैलने वाली प्रजातियां हैं। इसके अलावा गुच्छेदार प्रजातियों में ज्योति, कुबेर, फैजपुर, कौशल, अर्धगुच्छेदार में टाइप 64 और चित्रा, तो ये सारी स्पीसीज हैं। तो नॉर्मली आप याद रखेंगे अंबर, विक्रम, चंद्रा, इसके अलावा टाइप 64, चित्रा, ये सारी स्पीसीज हैं। फिर खाद उर्वरक और बीज दर पूछ रहा है, तो खाद उर्वरक में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन यूज करेंगे 20 से 40 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर, और जो यहाँ पर पोटेशियम होता है पोटास, उसको यूज करेंगे 40 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ये खाद उर्वरक हो गया। अब सीड रेट कितना रखेंगे, तो 20 दर इसमें गुच्छे वाली में रखते हैं, क्योंकि गुच्छे वाली में जो है हम ज़्यादा रखते हैं और फैलने वाली मूंगफली में कम रखते हैं। तो गुच्छे वाली में रखेंगे 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर, और फैलने वाली में 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट रखेंगे। फिर या आप क्वेश्चन ये नहीं करना चाहें तो SRI विधि वाला कर सकते हैं। पूछ रहा है SRI पद्धति से धान उगाने की विधि का वर्णन कीजिए। देखिए जो SRI होती है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो ये जो मेथड थी ये कहाँ से डेवलप की गई थी, ये विधि आपकी जो है SRI विधि जो है मेडागास्कर कंट्री से विकसित की गई थी, 1983 में बनी थी और वर्ष 2000 में भारत में आई थी। 1 हेक्टेयर में 100 वर्ग मीटर स्थान की इसमें जरूरत होती है, और 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसमें सीड चाहिए होता है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, मेडागास्कर से विकसित हुई 1983 में, भारत में 2000 में आई। 1 हेक्टेयर के लिए 100 वर्ग मीटर जगह चाहिए और 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज चाहिए, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला है अंधी गुड़ाई यानी ब्लाइंड होइंग, दूसरा क्रॉप रोटेशन फसल चक्र, तीसरा उकड़ नहीं उकठा रोग है विल्ट डिजीज, मृदा प्रोफाइल जो आपका सॉइल प्रोफाइल होता है मृदा परिच्छेद का, और बरसी में बीज उत्पादन। तो पांचों में से किसी 3 पर कर रहा है, या आप अंधी गुड़ाई पे कर सकते हैं, ब्लाइंड होइंग जो हम करते हैं अपने इसमें गन्ना में, और इसके अलावा दूसरा आप मृदा प्रोफाइल पे कर दीजिएगा कि मृदा प्रोफाइल क्या होती है। मृदा की उदग्र काट को मृदा प्रोफाइल कहते हैं। क्या होती है वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, इसमें अलग अलग प्रकार की होरिजोन होती हैं, OABCR, ठीक। क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र के बारे में लिख सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ।